हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसआरजी स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? पहला है एम्पियर, दूसरा है पास्कल, तीसरा है कैंडेला, चौथा है केल्विन। पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है इसका पास्कल। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, जो दाब होता है आपको ध्यान में रखना है क्या, जो दाब मापने की इकाई होती है उसको हम पास्कल कहते हैं। इसमें एक और शब्द आया है केल्विन। केल्विन की जो होती है वो हमारे किसका टेम्परेचर की इकाई होती है। 273 से स्टार्ट होती है, 373 तक जाती है। केल्विन की दो इकाई और बताए थे, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। उसके अलावा जो एम्पियर होता है विद्युत धारा को मापता है, और कैंडेला की बात करते हैं तो ज्योति तीव्रता को नापने का कार्य करता है। कौन करता है? कैंडेला। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर, मैनोमीटर, सेलिनोमीटर या पायरोमीटर? तो ऑप्शन नंबर डी है पायरोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर। पायरोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमको बहुत उच्च तापमान मापना हो। वैसे तो हमें तापमान मापने के लिए क्या डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है, लेकिन हमें बहुत उच्च तापमान मापना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? पहला है तापमान, दूसरा है आयतन, तीसरा है समय, चौथा है बल आघूर्ण। तो इसमें क्या पूछा गया? अदिश राशि। जैसे कि आपको पता होना चाहिए सदिश और अदिश में दो राशियाँ होती हैं। जिसमें दिशा और परिणाम होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा मतलब केवल क्या है परिणाम होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो इससे हमारा जो बल आघूर्ण है उसमें दिशा और परिणाम दोनों है, जबकि और तीन ऑप्शन जो दे रखा है तापमान, आयतन और समय, इसमें सिर्फ परिणाम है, दिशा नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? पहला है गुरुत्वीय बल, दूसरा है वांडर वाल्स बल, तीसरा है घर्षण बल और चौथा है सहसंयोजक बल। घर्षण बल। तो ऐसे तुम्हें पता है अगर किसी हमें रुकना होता है, स्वयं को रुकना होता है, तो हमें क्या होता है? रुकने के लिए अगर हम दौड़ रहे हैं तो उसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन लगता है, इसको हम घर्षण बल कहते हैं, तभी हम रुक पाते हैं। अगर घर्षण बल ना हो तो इससे हम चल ही नहीं पाए। जब चिकना फर्श होता है कभी वहाँ पे चलने की कोशिश करो, या जहाँ पे काई लगी होती है वहाँ पे जब हम कोशिश करते हैं चलने के लिए तो हम वहाँ पे फिसल जाते हैं, क्योंकि घर्षण बल वहाँ पे नहीं होता है। तो अगर घर्षण बल हमारे जीवन में ना हो तो हम चल नहीं पाए, कोई भी चीज़ नहीं चल पाए। तो इसलिए घर्षण बल भी बहुत ज़रूरी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाहन को चलने के लिए हमें रोकने के लिए क्या करना है? घर्षण बल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहाँ पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? पहला है 40 डिग्री, दूसरा है -40 डिग्री, तीसरा है -34 डिग्री और चौथा है -140 डिग्री। जैसे कि हमने बताया था कल ही इसके बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि हमारा जो फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये दो पैमाने अगर हैं, अगर ये फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पे जाता और डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री पे जाएगा तो दोनों के पाठ्यांक सेम होंगे। ऐसे हम जनरली देखते हैं तो जो हमारा फ़ारेनहाइट होता है वो कितने स्टार्ट होता है? 32 से स्टार्ट होता है और 212 तक चलता है। और डिग्री सेंटीग्रेड 0 से स्टार्ट होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये दोनों आपस में तो बराबर नहीं हो सकते हैं। बराबर तभी होगा जब ये -40 डिग्री पे जाएगा। दोनों का पाठ्यांक जब 40 पे जाएगा दोनों पाठ्यांक उसमें बराबर दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है पोटेशियम। नाइट्रोजन। तो जैसे कि बात कर रहे हैं यहाँ पे धातु के बारे में हमने बताया था। गुण कौन से होते हैं? चमकीले होते हैं, उसमें तन्यता पाई जाती है। वो क्या होते हैं? उसमें आधात वर्धनता पाई जाती है। सब गुण के बारे में जाता है दाना धातु के। जैसे कि जो पहला अगर हम संक्रमण धातु अगर आवर्त सारणी में देखते हैं तो पोटेशियम लाइक बेस सर का वो क्या कहते हैं? हलीना की रब से फरियात। अगर याद करते हैं जो पहला है हलीना की रब से फरियात, ये सब क्या है? धातु ही होती है। और धातुओं के गुण में ये समझा कि उसमें क्या होती है? चमक होती है और विद्युत के सुचालक होती हैं, उसमें विद्युत प्रवाह हो सकता है।
जबकि अधातुओं में ये सब गुण नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन शब्द देखा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा अधातु होगा, क्योंकि और सब धातुएं हैं, नाइट्रोजन हमारा एक गैस होता है और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। कितना % पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है कार्बन। हाइड्रोजन। यहाँ पे बात की गई है हाइड्रोजन में, जो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। वैसे हमको पता है जो परमाणु होता है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन में 1H1 यानी कि 1 उसका क्रमांक होता है और 1 उसका परमाणु भार होता है। तो यहाँ पे जो परमाणु भार होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाने से बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि जो नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो वहाँ पे प्रोटॉन एक, तो उसको जो एक ही नंबर है तो प्रोटॉन ले लेता है, इसलिए न्यूट्रॉन इसमें नहीं रहता है, और जितने भी परमाणु हैं उसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ये हमारा हाइड्रोजन एक ऐसा है एक्सेप्शन पे है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, और सभी धातुओं में सभी जितने भी तत्व हैं सब में न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इसकी खोज ध्यान रखना है, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, कैवेंडिश नामक के वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी, और ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग डैश अभिक्रिया के कारण लगता है। पहला उपचयन, दूसरा है अपचयन और संक्षारण है, और चौथा है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को ही नया, उसका नया दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। जो ऑक्सीकरण में क्या होता है, कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। जब भी हमारा कोई लोहा रहता है, अगर वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर एक अच्छी परत जम जाती है, जिसको हम कहते हैं जंग लगना, या उसका धातु का संचारण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, तो लोहे से क्रिया करता है और उसके ऊपर आकर चिपक जाता है, जिससे धातु का वजन भी बढ़ जाता है। अगर जंग लगती है तो धातु का वजन बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है। पहला है सोडियम एसीटेट, दूसरा है सोडियम टार्ट्रेट है, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम क्लोराइड। तो सबको पता है, इसमें जाहिर सी बात है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। NaCl होता है, जो हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं वही हमारा नमक यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि, पहला है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, दूसरा है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, तीसरा है क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है, चौथा है क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान जो होता है बहुत कम होता है। कम होने की वजह से, अब देखो फास्फोरस भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक नीला फास्फोरस है, नीला के पीला फास्फोरस है, लाल फास्फोरस होता है, श्वेत फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस होता है, एक और भी होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें से क्रियाशील जो होता है वो हमारा होता है सफ़ेद फास्फोरस। जैसे हम लोग माचिस का तीली लेते हैं, हमारा लाल फास्फोरस होता है, माचिस के तीली पर जो लगाता है वो लाल फास्फोरस होता है। सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है वो हमारा होता है P4, उसको कहते हैं श्वेत फास्फोरस। उसका सूत्र क्या होता है, P4 होता है। ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है और ये विषैली होती है। अगर इसका हम वाष्प किसी हड्डी के संपर्क में लाएंगे तो हड्डी को गला देता है, खास करके जो जबड़े की हड्डी हमारी होती है, इस हड्डी को आसानी से वो गला सकता है। कौन है, फास्फोरस। कौन सा, श्वेत फास्फोरस होता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। पहला है मछली के अध्ययन से, दूसरा है सरीसृपों और उभयचर के अध्ययन, तीसरा है कीटों के अध्ययन और चौथा है पक्षी के अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन। तो ऑर्निथोलॉजी की बात की गई है। ऑर्निथोलॉजी से संबंधित होता है पक्षियों के अध्ययन से। अगर हम कीटों की बात करते हैं तो एंटोमोलॉजी होता है। कौन सा था, एंटोमोलॉजी है, कीटों से अध्ययन से संबंधित होता है। कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो मत्स्य पालन जो होता है पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित होता है। सेरी कल्चर जो है वो क्या नाम है इसका, रेशम के कीट से संबंधित होता है। और एपी कल्चर जो मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। ये सब थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम और तीसरा है रंध्र, चौथा है मूल रोम। जाहिर सी बात है, जैसे हमने बताया कि अगर जल की बात करेगा तो तुम्हें जा से याद करना है जाइलम। अगर फूड की बात करता है, भोजन की बात करता है तो फूड एफ उसमें है, इसमें फ्लोएम में है। तो जैसे पादप या पेड़ पौधों में भोजन और
पानी की बात करेगा तो दो ही शब्द याद होना चाहिए, एक तो जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम। जा से जल होता है तो जाइलम बन जाएगा, पोर्ट से फ्लोएम याद कर लेना, दोनों शब्द को आसानी से याद कर सकती हो। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा सोयाबीन, तीसरा है गेहूं और चौथा है मूंगफली। सोयाबीन। तो सभी को पता है जो सोयाबीन होता है, इसलिए क्या करते हैं जब जिम में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे लोग को सलाह देते हैं कि एडवाइस देते हैं कि हमें क्या करना है, सोयाबीन को ज़्यादा कंज्यूम करना है, क्योंकि उसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सभी चीज़ों में खाद्यान्न जितनी भी चीज़ें सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, और लगभग 42 से 46% के आसपास सोयाबीन उसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? पहला है पैरों या पेट के फ्लूइड बनना, और दूसरा है रतौंधी, तीसरा है बोलने निगलने या शरीर समन्वय में समस्या, चौथा है अनियंत्रित गतिविधियां या फिर मांसपेशियों में अकड़न। रतौंधी। तो जैसा कि और जितने तीनों पॉइंट यहाँ पे दे गए हैं वो विल्सन रोग से संबंधित होते हैं, जबकि हमारा जो रतौंधी होता है, कल ही हमने डिस्कशन किया था, विटामिन किसकी कमी से होता है? बी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी रोग। और अगर विटामिन ए से कोई अगर ग्रसित है तो उसको क्या करना है, क्या ज़्यादा करना है? गाजर को ज़्यादा करना है, क्योंकि विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका कारण? पहला है इसका रंग, दूसरा है लैक्टो एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, तीसरा है इसमें मौजूद कैल्शियम, और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन का विभाजन होना। ऑप्शन बी। जैसे कि पता है जो हमारा दूध होता है, अगर हम ना क्या उसको गर्म करके या कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसे फट जाता है और उसमें खट्टा बनाने लगता है, वो दही जैसा बनने लगता है। इसका रीज़न में होता है, मेन ये होता है क्योंकि हमको पता होता है जो दूध या दही में क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से दूध से दही बनता है, और यही बैक्टीरिया जो होता है इसमें आता है, और इसकी वजह से जो हमारा दूध होता है वो क्या होता है, कुछ देर बाद अगर गर्मियों के मौसम ज़्यादातर अक्सर होता है, ये क्या होता है, खट्टा होने लगता है। इसलिए लैक्टो हम कह सकते हैं लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाना। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होता है, दूसरा है अधिकांश मेढक अंडप्रजक जंतु है, तीसरा है हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, चौथा है मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन सी। जितने यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं वो सब सही है, लेकिन जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो दिया गया है हाइड्रा की बात करता है। हाइड्रा क्या है, इसमें जो मुकुलन होता है ये बोला संभव नहीं है, सब बात गलत है, क्योंकि मुकुलन के माध्यम से हाइड्रा जो होते हैं विकसित होते हैं, उन्हीं का एक रास्ता है, मतलब कि उनका जो परिवार होता है, बढ़ने का कार्यक्रम किससे होता है, वो मुकुलन द्वारा। मुकुलन का अर्थ होता है कि इससे हम क्या करते हैं, कायिकी प्रवर्धन होता है, मुकुलन प्रवर्धन है। जैसे कि टहनियों से कोई एक नया हम पेड़ पौधे लगाते हैं, टहनियों को काट करके जो गाड़ देते हैं तो दूसरा पौधा जन्म लेता है। इसी प्रकार से मुकुलन में क्या होता है, जो हाइड्रा होता है उसके आगे ही थोड़ा सा हिस्सा बढ़ता जाता है, और क्या होता है कुछ देर बाद जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो जो हिस्सा होता है ऑटोमेटिक वहाँ से अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इसी को हम कहते हैं मुकुलन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे डेविल फिश भी कहा जाता है? पहला है पीला, दूसरा है चीटान, और तीसरा है यूनियो, और चौथा है ऑक्टोपस। तो जैसे कि नाम है डेविल, खुद ही देखने में खतरनाक लगता है। ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, अष्टभुजा भी होती है, इसलिए इसका नाम ही होता है डेविल फिश के नाम से जानते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? छोटी आंत, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा है ग्रिसनी, और चौथा है मलाशय। बड़ी आंत। जो कोलन होता है हमेशा किसका भाग होता है, ध्यान में रखना, हमेशा बड़ी आंत का होता है। जब कभी भी ह्यूमन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसका जो भोजन का पाचन कैसे होता है, तो बड़ी आंत के कोलन से ही लास्ट में जो प्रोसीजर होता है वहीं पर होता है। तो कोलन ये ध्यान रखेंगे किससे संबंधित होता है, बड़ी आंत से संबंधित होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? पहला है किण्वन, दूसरा है स्कंदन, चौथा है आधान, और तीसरा है आधान, चौथा है उष्मायन।
तो स्कंदन का मतलब होता है थक्का जमना, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। तो विटामिन यहाँ पूछा गया है कि थक्का बनने की प्रक्रिया में के कारण घाव के रक्त का स्राव बंद होना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के प्रचुर मात्रा में है तो उसका स्कंदन हो जाएगा, यानी हमारी चोट लगती है तो कुछ देर बाद वो खून रुक जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ध्यान में रखेंगे, ऐसा अगर नहीं होता है तो उसमें हमें एक रोग देखने को मिलता है, इसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। मान लो किसी ने कट मार दिया तुम्हारे शरीर में तो ब्लड हमेशा निकलता रहता है, तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? हीमोफीलिया। और ये अनुवांशिक रोग होता है, यानी कि एक जो अनुवांशिक रोग इसको कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसको हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे वर्णांधता होता है, मतलब कि वर्णांधता मतलब कि उसको लाल ब्लैक और हरा कलर वो नहीं देख पाता है, 2 कलर होते हैं वो कलर नहीं देख पाता है, उसको वर्णांधता कहते हैं। हीमोफीलिया हो जाता है और डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इस प्रकार से कई रोग होते हैं जो कि अनुवांशिक रोग होते हैं। कल एक चीज़ हमने और बताया था, हेपेरिन का नाम लिया था ना। हेपेरिन क्या होता है? हमारे यकृत से यानी कि लीवर से स्रावित होता रहता है एक पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड रहते हैं जमने से उनको रोकने का कार्यक्रम करता है, हेपेरिन करता है। कभी भी डॉक्टर जब सैंपल ले जाते हैं, ब्लड का सैंपल निकाल के ले जाते हैं तो क्या करते हैं? हेपेरिन को अपने ट्यूब के अंदर ही रखे रहते हैं, जिससे जब ब्लड उसमें रखते हैं तो ब्लड हमारा जमता नहीं है, काफ़ी देर तक उसका हम ब्लड को रख करके फिर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको जाना होता है, दूर जाना होता है। अगर कोई घर पे लेकर आया सैंपल लेने के लिए तो उसी को इसमें डाल के ले जाता है हेपेरिन को। इसी के साथ ये आपका चैप्टर मतलब कि जो आपका सेट था इसमें 20 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।